हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, विद नोट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है क्लास 9 का चैप्टर है आपका 5। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर 5 का नाम क्या है। ये है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्रकृति, वनस्पति तथा वन्य जीव। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल चल रहा है। ठीक है, तो हमारी ये जो सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। इनकी सारी डिटेल्ड चैप्टर जो थे वो भी कंप्लीट है, प्लस इनसे बनने वाले एमसीक्यूज़ भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो बनेंगे वो भी बहुत ही जल्दी आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं। चलिए, तो देखो हमारा चैप्टर 5 है, क्लास 9 है। ठीक है, अब देखो इसके सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके नाम को देखते हैं। इसका नाम क्या है? नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमारे देश में जो भी प्राकृतिक वनस्पति है ना, वनस्पति का मतलब क्या होता है? वेजिटेशन, और उसमें कौन कौन से वन्य प्राणी हैं इसके बारे में पूरा डिटेल्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक्स कौन से कवर हो जाएंगे? जैसे कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। पहली बात तो ये हो जाएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वेजिटेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आ गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी कि उष्णकटिबंधीय, इसी में ट्रॉपिकल डेसिडुअस आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही तरह के हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उनसे आने वाले जो भी वाइल्ड लाइफ होंगे उनके साथ साथ वो पढ़ेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये जो है ना, इन्हीं से कई सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है नेचुरल वेजिटेशन से इनका कहने का मतलब क्या है। अब देखो आपने कभी अपने स्कूल में, हम लोग स्कूल जाते हैं है ना, स्कूल में, घर में, आसपास जो भी है आपके मैदानों में, उसमें आपने बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ देखे होंगे, यानी कि पेड़ देखे होंगे, वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, है ना, पक्षी देखे होंगे, जानवर देखे होंगे। तो अब आप खुद ही बताइए, तो क्या वो क्या एक तरह के होते हैं? नहीं होते, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। उसमें अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, उनके जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ पर पाए जाते हैं। ये मेन थिंग है इस चैप्टर में समझने के लिए। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि इंडिया, यानी कि जो हमारा भारत है वो विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यानी कि 12 तो मुख्य हैं, ठीक है ना, 12 जो है मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से हमारा भारत एक है। अब बताइए, देखो 12 हैं और उनमें से जो हमारा भारत है वो उसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता। अब जैव विविधता का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है ना, यानी कि पेड़ पौधे और जानवर दोनों से ही है कि दोनों के ही बहुत सारी स्पीशीज़, यानी कि प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, 12 कंट्रीज़ में से हमारा भारत एक है। अब देखिए, अब आगे समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है, इंडिया जो है वो 10वें स्थान पर है। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, अगर देखें तो 10वें प्लेस पर है प्लांट की डाइवर्सिटी। प्लांट की डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? यानी कि पेड़ पौधों की विविधता में पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पर है। लेकिन अगर सिर्फ हम एशिया की बात करें तो कौन से नंबर पर है? तो है 4th नंबर पर है। ठीक है ना, विभिन्न पौधों की जातियों के बारे में अगर देखें तो कौन से नंबर पर है? तो ये है 4थे नंबर पर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूँ, हाँ, इसमें एक आंकड़ा और आता है कि हमारा जो भारत है वो, अगर फूल के पौधों की प्रजातियों की बात करी जाए, फूल के पौधों की प्रजाति जो है वो है 6%। ठीक है, 6% है पूरे वर्ल्ड के। अगर फूल प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को देखा जाए तो 6% जो है वो हमारे भारत में आती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है।
ये एक टर्म है, इसको समझ लेते हैं यहाँ पर, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। अब देखो यहाँ भी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इन वर्ड्स को अलग अलग समझ के पढ़ेंगे। पहले प्राकृतिक का मतलब समझेंगे, फिर वनस्पति तो हमें पता ही है। तो यानी कि प्राकृतिक का मतलब क्या है, अब देखो ये वो वाले जो वनस्पति हैं जो कि नेचुरली ग्रो होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल का मतलब क्या हुआ, जो कि नेचुरली ग्रो हो रही है। इनमें जो ह्यूमंस है ना, उनका कोई हाथ नहीं होता, यानी कि मनुष्य की सहायता के बिना मनुष्य कोई सहायता नहीं करता, ठीक है, अपने आप पैदा हो जाते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं रहता, ठीक है ना, एंड लेफ्ट अंडर अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमंस फॉर लॉन्ग टाइम। इसको बोलते हैं हम लोग वर्जिन वेजिटेशन, यानी कि ह्यूमन ने यहाँ पर अपना कोई भी भागीदारी नहीं करी है। भागीदारी से क्या मतलब है कि ना तो ह्यूमन ने मतलब मानव ने यहाँ पर ना तो उस जगह के जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर कोई खाद डाली है, ठीक है ना, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, खाद नहीं डाली, और ना ही उसको पानी दिया है, ना ही उसकी देख रेख करी है, ठीक है, और ना ही खुद से बीज डाले हैं कि मुझे इसी बीज के पौधे चाहिए। कोई देख रेख भी नहीं करी, रेगुलरली पानी भी नहीं दिया, खाद भी नहीं डाली, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। अब ऐसा कुछ भी नहीं कहाँ पर होता है, वो तो जंगल में होता है। जंगल में क्या होता है कि सारे पेड़ पौधे अपने आप ऊबड़ खाबड़ घिच्चम पिच्चा ऐसे उग जाते हैं, है ना। जंगल में क्या होता है, आपने देखा होगा, जो बच्चे गांव वगैरह में रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा जंगल के एक्सपीरियंस होते हैं कि कई गांव में हमारे देश में आज भी जंगल है, तो यहाँ पर छोटी छोटी घास हो गई, कई सारे जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये सब एक साथ झुंड में रहते हैं, ठीक है ना, और कई तरह के पेड़ पौधे अपने आप उगते रहते हैं, उगते नहीं उगते हैं। और जब बारिश आती है तो यहाँ बहुत हरियाली हो जाती है अपने आप ही। तो यहाँ पर जबकि गाँव के लोग वहाँ पर खुद ना तो बीज डालते और ना ही पानी ना ही खाद, ठीक है ना। तो इस तरह की जो वनस्पति है, इस तरह का जो वेजिटेशन है, उसको हमने क्या बोला, प्राकृतिक, कि जो प्राकृतिक तौर पर हो गया। हमने तो भैया कुछ नहीं करा, लेकिन प्राकृतिक यानी कि भगवान जी के द्वारा ही जो भी सिस्टम बनाया गया है, अपने आप वो प्राकृतिक तौर पर उग कर और एक जगह में एक जंगल डेवलप हो गया। तो वहाँ की जो वनस्पति है उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये क्या है, वर्जिन वेजिटेशन, यानी कि कोई इंटरफेरेंस नहीं करा, ठीक है। अक्षत वनस्पति क्या बोलते हैं इसको, अक्षत वनस्पति, कोई भी इंटरफेरेंस हम लोगों ने अपनी तरफ से नहीं करा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि अब देखो, ये तो हमने समझ लिया कि अक्षत वनस्पति यानी कि वर्जिन वेजिटेशन। दूसरा है कि जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स होती हैं। अब जो हमारे जो किसान लोग हैं, गांव में जो किसान लोग हैं, वो क्या करते हैं कि खेतों को जो हमारी फसलें होती हैं उनको खुद से उगाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हो गए बागीचे में, है ना, फ्रूट्स हैं, और कैट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये होती है, ये भी वेजिटेशन है, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो किसान होता है वो फल फूलों को उगाने के लिए उनके सबसे पहले तो अच्छे प्रकार के बीज डालेगा, है ना, बीज डालेगा, उनकी देख रेख करेगा, खाद डालेगा, अपनी मर्जी से जो भी उसको अनाज चाहिए होगा, बाजरा चाहिए होगा तो बाजरा उगाएगा, चावल चाहिए तो चावल उगाएगा, है ना, गेहूँ चाहिए तो अपनी मर्जी से, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अपनी लागत लगाएगा, अपनी मेहनत लगाएगा। तो यानी उसने सिर्फ नेचर के ऊपर कुछ नहीं छोड़ा है, नेचर के ऊपर नहीं छोड़ा है, उसने अपना बहुत सारी मेहनत लगाई है, अपना दिमाग, अपनी नॉलेज भी लगाई है, ठीक है ना, अपने हाथ पैरों की मेहनत लगाई है। तो ये क्या हो गया, ये नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता। तो अब देखो, नेचुरल वेजिटेशन में इंसान कुछ नहीं करता, लेकिन जहाँ पर उसने कुछ कर दिया तो वो क्या बोलेंगे, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, ठीक है ना, नेचुरल वेजिटेशन वो नहीं है। अब देखो इसके आगे क्या है, हिंदी में देखें तो कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग है, पर प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। तो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है वो आप समझ चुके हो, और प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है ये समझ चुके हो, ठीक है। चलिए अब देखो, अब यहाँ पर दो टर्म आती हैं, एक आती है फ्लोरा और एक आती है फोना। तो फ्लोरा का मतलब क्या हुआ, फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन और अ पीरियड, यानी कि यहाँ पर
पौधे की बात हो रही है, जहाँ पर पेड़ पौधे आ जाए ना, उस चीज़ को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। और फोना का मतलब क्या है, जहाँ पर कि एनिमल की प्रजाति आ जाए, स्पीशीज़ आ जाएँ। देखो यहाँ पर एन है, ना मतलब क्या हो गया, एनिमल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जानवर होते हैं। और यहाँ पर फ्लोरा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। तो समझ में आ चुका है, फोना का मतलब क्या हुआ, एनिमल, और फ्लोरा का मतलब है जहाँ पर प्लांट्स वगैरह आ रहे हैं। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने देख लिया कि हमारा भारत देश है, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु है ना, अलग अलग वर्षा भी होती है, आपको पता होगा। देखो अगर मैं एक इंडिया का बहुत ही रफ डायग्राम बनाऊँ तो देखो इधर जो है वर्षा, इधर के एरिया में यहाँ पर वर्षा आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है ना। इस तरह से बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस यूँ जाती हैं। इधर का रीजन थोड़ा सा शुष्क होता है, ड्राई होता है। फिर हमारे यहाँ पर जो है हिमालय आ जाते हैं, ठंडी होती है, यहाँ पर ठंडक ज़्यादा होती है, पहाड़ होते हैं, बर्फ़ होती है ना। तो और ये होता है हमारा तटीय क्षेत्र, यहाँ की जलवायु थोड़ी डिफरेंट है। तो अब इन जो है अंतरों के साथ, इन डिफरेंसेस के साथ इनकी जो फ्लोरा एंड फौना है और यहाँ का जो वेजिटेशन है यानी कि वनस्पति है, तो वो भी बहुत ही डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइप्स होंगे। समझ में आ चुका है, क्योंकि हमारा जो भारत है बहुत विशाल है, एक छोटा सा एरिया नहीं है इंडिया का बहुत बड़ा एरिया है। तो बहुत बड़ा एरिया हो जाने के कारण हमारे यहाँ पर वेजिटेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, यानी कि वनस्पति के कई सारे प्रकार हो जाते हैं, क्योंकि जलवायु में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन सा है। देखो नाम है इनके मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। पहला नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार। देखो ये वो वाले वन है जहाँ हमेशा ही पेड़ पौधे जो हैं वो सदाबहार की तरह रहते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे में पत्तियाँ हमेशा ही रहती हैं, घने बने रहते हैं, ये घने होते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप क्या आता है, सेकंड टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अब पर्णपाती क्या होता है, पर्णपाती वो वाले पेड़ पौधे हैं जो कि अपनी पत्तियों को एक टाइम पर गिरा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। लेकिन सदाबहार में क्या होता है कि यहाँ पर सारी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती हैं, लेकिन एक साथ नहीं गिरती हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके ये गिरती हैं, तो हमें ये हरे भरे ही नज़र आते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्या है, ये है थर्ड है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, यानी कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन। अब देखो एक क्षेत्र वो भी है जहाँ पर हमारे देश में कटीले वन पाए जाते हैं, कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय वन, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, पर्वतीय वन, यानी कि पहाड़ों पर जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनके बारे में यहाँ पर ये एक टाइप्स है। नेक्स्ट है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने 5 तरह के पढ़ लिए, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। देखो पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हमारे चैनल के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल पे कई सारी सीरीज़ हमने चला रखी है। तो एक है उसमें से बिहार स्पेशल सीरीज़। देखिए बिहार स्पेशल सीरीज़ में जो एग्ज़ाम्स स्पेशली बिहार के पर्पज़ से होते हैं, स्पेशली बिहार के एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए ये सीरीज़ है, उन वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर हमने हिस्ट्री कवर करवाई है, 1 लाइनर में करवाई है, 3 वीडियोज़ में करवाई है। अभी हमारी ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है, तो वो भी इसमें सारा कुछ सिर्फ बिहार की ही हिस्ट्री है, बिहार की ही ज्योग्राफी है। और एक वीडियो है जिसमें 6 महीने के करंट अफेयर सिर्फ बिहार के ही कराए गए हैं। तो ये पूरा जो सीरीज़ है बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए ही डेडिकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारी एनसीईआरटी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखो ये है डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि पहले हम चैप्टर को फुल पढ़ते हैं, विद नोट्स के साथ पढ़ते हैं। इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यूज़ बनेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट है हमारी जीएस 8 एमसीक्यूज़। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर से बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको न्यूज़ भी पता चल जाती है और किस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये भी पता चल जाता है। फिर अगला है हमारा मंथली मैगज़ीन, यानी पूरे महीने के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको 1 लाइनर में कंपाइल करके, ठीक है, मैगज़ीन के रूप में यहाँ पर दिया जाता है। जुलाई जो महीना गया है अभी, उसकी
जो वीडियो है वो 41 लाइनर्स में हमने कवर करी है, आप जाके इसको ज़रूर देखिए। फिर हमारी ट्रिक्स की, यहाँ पर ट्रिक्स से 5 MCQs कराए जाते हैं। एक नए तरीके होते हैं जिससे कि हम ये नहीं भूलते, ये वही वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक्स तो देखेंगे तो ये भी रेगुलरली करवाए जाते हैं। और पॉलिटी MCQs की, इसकी वीडियोस हमने कई सारी पहले बना रखी है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेगुलरली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये हमारा जो पूरा चैनल है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो इसमें विज़िट कीजिए और देखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं हम अगला। अब देखो, अभी हमने जो टाइप्स पढ़े थे उसमें से जो पहला प्रकार है वो कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब एवरग्रीन का मतलब क्या हुआ? जो कि हमेशा ही हरा भरा रहता है। अब देखो हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब अगर हम एक छोटा सा एक लॉजिक लगाएं तो एवरग्रीन कोई चीज़ कहाँ होगी? जहाँ पर कि हमेशा ही जिन पेड़ पौधों को पानी मिलता रहेगा। और पानी कैसे मिलता रहेगा? कौन से वनों को पानी मिलता रहेगा? जहाँ पर वर्षा जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। तो अब देखो इसी से हम लोग समझ गए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से हमारा क्या मतलब है कि हाँ, यहाँ पर जो वर्षा है, जहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी अच्छी बारिश है, ठीक है। तो ये उन्हीं वाले एरियाज़ में होते हैं, यानी कि उन्हीं वाले क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, यानी कि हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। अब रेनफॉल कितनी होती है? तो वो होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। कितनी है? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती है। अब देखो वो वाले हम लोग क्षेत्र देख लेते हैं, यानी कि एरियाज़ देख लेते हैं। तो वो एरियाज़ कौन से हैं? ये एरियाज़ हैं हमारे वेस्टर्न घाट। देखो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पर इंडिया में इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ हमारे क्या है? हमारे वेस्टर्न घाट पड़ते हैं। तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट हो गया। अब यहाँ पर और जाएंगे इधर हमारा लक्षद्वीप पड़ता है। इधर की तरफ देखेंगे यहाँ पर तो हमारा अंडमान और निकोबार पड़ता है। इन वाले एरियाज़ में कैसे होते हैं? वर्षा वाले वन होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। और अपर पार्ट ऑफ आसाम और तमिलनाडु कोस्ट, तो ये तमिलनाडु का रीजन है। तो ये तमिलनाडु का हमारा हो गया तटीय क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। तो तमिलनाडु हमने देख लिया, वेस्टर्न घाट देख लिया और लक्षद्वीप ये वाला देख लिया, और ये है अंडमान और निकोबार का रीजन, ठीक है। और यहाँ पर आता है हमारा असम वाला रीजन, ये असम वाला रीजन। तो समझ गए। और इन्हीं वाले एरियाज़ में क्या होती है? बारिश बहुत अच्छी होती है ना। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यही वाले एरियाज़ में क्या होती है? बारिश काफ़ी अच्छी होती है। तो इसीलिए इन्हीं वाला जो क्षेत्र हैं उनमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब देखो वर्षा अच्छी है तो वर्षा अच्छी होने के कारण ही यहाँ पर पेड़ों की हाइट कैसी होगी? पेड़ों की हाइट भी अच्छी होगी। तो यहाँ वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है या उससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ की जो रीजन है यानी कि क्षेत्र है, यहाँ पर वर्ष भर गर्म और ये आर्द्र रहते हैं। वृक्ष, झाड़ियाँ एवं लताएं हमेशा ही हरी भरी रहती हैं, ठीक है। वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे है फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ईयर राउंड। देखो हमने अभी बोला कि जो वन है, फॉरेस्ट हैं, वो ऑल द ईयर हरे भरे रहते हैं। कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता कि यहाँ पर जो पेड़ हैं अपनी पत्तियों को गिरा दें, ठीक है। पत्तियाँ गिराते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्तियों को गिराते ही नहीं है। पत्तियाँ गिरती हैं, नई पत्तियाँ भी आती हैं, लेकिन धीरे धीरे, सभी एक साथ नहीं उगाते। अब मानो ये जंगल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो इन सभी की पत्तियाँ गिरेंगी, लेकिन कभी इस पेड़ की, ठीक है, कभी इस पेड़ की। तो अगर हम ऑल ओवर इसको एक बड़े एरिया को अगर देखा जाए तो हमें ऐसा नहीं दिखता कि पूरा जंगल सूख गया, है ना। एक साथ सारी पत्तियाँ गिर गई और पूरा जंगल सूख गया, ऐसा नहीं होता। पत्तियाँ गिरती हैं, धीरे धीरे गिरती रहती हैं, और गिरने के बाद उन पर नई पत्तियाँ आती रहती हैं, फिर दूसरी गिरती रहती हैं, वहाँ नई आती रहती हैं। तो ये बहुत ही प्रोसेस होता है धीरे धीरे, हर पेड़ का अलग अलग। तो हमें दूर से देखने पर कैसा लगता है? जैसे कि पूरा जंगल हरा भरा है, ठीक है ना। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं, पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, ठीक है ना। पतझड़ का निश्चित समय नहीं होता। चलिए अब इसमें
कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो है एबोनी, महागोनी, रोज़वुड, रबर और सिनकोना। ठीक है, कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ का मतलब क्या हुआ? व्यापारिक महत्व के, यानी कि इन वाले ये जो पेड़ हैं इनसे व्यापार में बहुत फ़ायदा होता है, इनका व्यापार करा जाता है। व्यापार महत्व के कुछ वृक्ष हैं, एबोनी, महागोनी, रोज़वुड, रबड़ और सिनकोना। चलिए, अब यहाँ पर कॉमन एनिमल्स हैं, यानी कि जानवर हैं, वो कौन कौन से हैं? ऐसे वाले वनों में एलिफेंट यानी कि हाथी पाए जाते हैं, मंकी बंदर हैं, डियर हैं, ठीक है, और लेम्यूर है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में कौन सा आएगा? दूसरा हमारा प्रकार है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर देखो अब इसको देखें हम लोग हिंदी में, तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, वो पहले वाले कौन से थे? सदाबहार थे, और ये है पर्णपाती वन। अब देखो ये वो वाले फॉरेस्ट हैं जो कि सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं हमारे देश में। हमारे देश में अगर देखा जाए इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस वाले वन ही फैले हुए हैं, यानी कि पर्णपाती वन का एरिया जो है, क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा है। अब इनको और क्या कहा जाता है? इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इन्हें मानसूनी वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर स्प्रेड है, यानी कि विस्तृत जो क्षेत्र इनका कहाँ पर है? जहाँ पर की जो वर्षा है 70 से 200 मीटर तक है। ठीक है, और पहले वाले में क्या थी? पहले वाले में थी 200 से ज़्यादा। अब यहाँ पर थोड़ी सी कम वर्षा हो गई है, ठीक है ना, इसीलिए सदाबहार नहीं बचे, क्योंकि वर्षा का जो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो कम हो गया है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक हो गया है। अब यहाँ पर देखो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं 6 से 8 सप्ताह के लिए। ठीक है, ड्राई समर वाले सीज़न में 6 से 8 सप्ताह के लिए। अगर मानो कोई एरिया है, छोटा सा जंगल है, तो जब ये अपनी पत्तियाँ गिराएंगे तो हमें सारे के सारे पेड़ पौधे कैसे लगेंगे? सूखे, लकड़ी जैसे ऐसे लगेंगे। उन पे नई कोपलें या पत्ते नहीं होंगे, वो कुछ समय बाद आएंगे। कितने समय बाद आएंगे? 6 से 8 सप्ताह के बाद आएंगे। उससे पहले कैसा लगेगा? जैसे कि सब कुछ सूख गया है, ठीक है ना, क्योंकि पानी की यहाँ पर अभी कमी है। चलिए अब अच्छा, हाँ देखिए, अब यहाँ पर भी जो है ये 2 तरह के होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हमने पानी की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, यानी कि जल की उपलब्धता के आधार पर 2 में डिवाइड करा है। ठीक है, जहाँ पानी थोड़ा अच्छा होगा उसे हम बोलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस, यानी कि आर्द्र पर्णपाती। की पर्णपाती तो है लेकिन कैसा है? थोड़ा सा मॉइस्ट है, यानी कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और जहाँ पर पानी कम होगा उसको हम बोलेंगे ड्राई डेसिडुअस, कि ये डेसिडुअस तो है, यानी कि पर्णपाती तो है लेकिन ड्राई है, यानी कि शुष्क है। ठीक है, तो 2 हो गए, आर्द्र पर्णपाती पहला, और दूसरा हो गया शुष्क पर्णपाती। अब हम इन दोनों में भी डिफरेंस देखते हुए चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या है? पहले हम देखेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस, यानी कि आर्द्र वाला। ठीक है, और इधर है हमारा ड्राई डेसिडुअस, यानी कि शुष्क वाला। अब देखो मॉइस्ट है, तो अगर दोनों में कंपेयर हम करेंगे तो मॉइस्ट में क्या होगी? रेनफॉल ज़्यादा होगी। अब तो ये लॉजिक से हम पढ़ रहे हैं, है ना, अब आपको दिमाग में भर चुका है कि हाँ मॉइस्ट है तो यहाँ पर वर्षा इस वाले से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 200 से 100 सेंटीमीटर आएगी, और यहाँ पर क्या आएगी? 100 से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया कौन सा होगा? इसका होगा हमारी कंट्री का पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में थोड़ी बारिश अच्छी होगी, तो इसीलिए ये यहाँ पर पाए जाएंगे। और ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्र, जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है ना, इसकी बात हो रही है। तो प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्र ये ड्राई डेसिडुअस एरिया में आएगा। ठीक है, चलो अब इसको और एरियाज़ भी देख लेते हैं इस वाले का, मॉइस्ट का। ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, फुट हिल ऑफ हिमालय, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, और हिमालय के गिरिपद प्रदेश। ठीक है, जैसे ये हिमालय है, अब हिमालय के फुट हिल्स इसके नीचे वाला एरिया होता है, तो वो वाला एरिया हो गया। और जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इधर की तरफ पड़ता है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ वर्षा जो है, बारिश जो है वो थोड़ी अच्छी है, इसलिए ये वाले एरियाज़ हो गए। अब है झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है,
चलो और भी देख लेते हैं आगे। अब इसमें कौन से पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर देखो सागौन जो होता है ना, टीक, ये बहुत डोमिनेट यानी कि प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, कौन सी है ये, प्रमुख प्रजाति है। और यहाँ पर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन कौन सी है, एक तो है बम्बोज यानी कि बांस है, साल है, शीशम है, सैंडलवुड यानी चंदन है, खैर का है, अर्जुन है, कुसुम है और मलबरी है। तो ये पौधे हो गए हमारे कौन से, मॉइस्ट डेसिडुअस के। ठीक है, अब यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस का एरिया देख लेते हैं। तो ड्राई में आएगा हमारा प्लेन्स ऑफ बिहार, बिहार के मैदानों की बात है यहाँ पर। यूपी और बिहार के मैदान, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों का क्षेत्र है। और ये क्या है, लार्ज पार्क क्लियर्ड कल्टीवेशन और ग्रेजिंग। अब इन वाले एरियाज़ में क्या कर दिया है कि हम लोगों ने जो है बहुत बड़े भाग को साफ़ करके कृषि और पशु चारे के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये है ड्राई डेसिडुअस वन के साथ हमने ये चीज़ करी है। ठीक है, चलिए आगे क्या है। अब यहाँ पर भी टीक होता है, टीक, साल, पीपल और है नीम। चलो अब इस वाला ये जो हमारा वनस्पति था, इसका हम लोग देख लेते हैं कौन से एनिमल यानी कि जानवर मिलते हैं। अब यहाँ पर कौन से जानवर मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे लॉयन मिलेगा आपको यानी कि शेर मिलेगा, टाइगर सिंह मिलेगा, पिग सुअर मिलेगा, ठीक है, डियर हिरन मिलेगा और हाथी एलिफेंट, यहाँ पर हाथी मिलेगा। ये वाले हो गए हमारे जानवर। तो लॉयन क्या है, लॉयन है सिंह और टाइगर है शेर। चलिए हाँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे वैरायटी के बर्ड्स होते हैं यानी कि पक्षी होते हैं, छिपकली, सांप, कछुए ये भी पाए जाते हैं। विविध प्रकार के होते हैं यानी कि ह्यूज वैरायटी है इनकी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, टॉयज के। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स यानी कि कटीले वन तथा झाड़ियाँ। अब यहाँ पर वर्षा कैसी होगी, यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो 70 सेंटीमीटर से भी कम की होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है कि आपके वन कैसे हैं। वन वो है जहाँ पर कांटे हैं पेड़ पौधों पर। ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधों पर कांटे हैं। अब कांटे किन में होते हैं, जहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है, उन वाले एरियाज़ के जो पेड़ होते हैं वहाँ पर कांटे पाए जाते हैं। अब कांटे क्यों है, क्योंकि पानी बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कटीले वन और झाड़ियों के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर हम वो वाले क्षेत्र देख लेते हैं, वो एरियाज़ देख लेते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री यानी कि उत्तर पूर्व में। ठीक है, देखो जैसे ये है हमारा इंडिया, मैंने आपको बताया था अभी, ये वाला जो एरिया आएगा ना उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ये होगा। और यहीं पर सेमी एरिड एरियाज़ होंगे। गुजरात आ गया हमारा, क्या आ गया यहाँ पर, गुजरात आ गया। दोबारा बना लेते हैं इसको, ये देखिए, तो यहाँ पर ये है गुजरात आ गया। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान, ये राजस्थान का रीजन हो गया, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी कंटीले होते हैं। ठीक है, और ये सेमी एरिड है, पूरा सूखा नहीं है। हम इसको क्या बोलेंगे, पूरा एकदम सूखा नहीं बोलेंगे, सेमी है यानी कि अर्ध शुष्क है। ठीक है ना, शुष्क है लेकिन आधा है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर थोड़ा सा यूपी का भी एरिया है, हरियाणा का भी एरिया है। और ये सारे के सारे क्षेत्र कैसे हैं, अर्ध शुष्क, शुष्क तो हैं लेकिन अर्ध शुष्क हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और हरियाणा के जो भी क्षेत्र सेमिड एरिया में है, ठीक है ना, अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं, ये पूरे पूरे नहीं आते। यहाँ पर ये मत समझना कि पूरे पूरे आ रहे हैं। इनके जो क्षेत्र अर्ध शुष्क हैं वहाँ पर ये वाला वेजिटेशन पाया जाता है। ठीक है, पूरे पूरे नहीं है, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्लांट की स्पीशीज़ यानी कि पादप प्रजातियाँ, प्लांट को हिंदी में बोलते हैं पादप, ठीक है, और स्पीशीज़ को प्रजातियाँ। तो पादप की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये है अकेशिया, पाम्स, यूफोर्बिया और कैक्टाई। अकेशिया खजूर, ठीक है, यूफोर्बिया और नागफनी, इसको कैक्टाई बोलते हैं। इनमें कैसे होते हैं, ये कांटेदार होते हैं। पानी बहुत ही कम मिलता है इन वाले पेड़ पौधों को जिस एरिया में ये उगते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वृक्ष जो है वो बिखरे हुए हैं, ट्रीज़ जो है वो स्कैटर्ड है यानी दूरी दूरी पर हैं। ठीक है, अब इनकी अगर ये एक एरिया है, ये मैंने एक एरिया लिया है, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही दूरी दूरी पर पाए जाएंगे, ऐसे घने नहीं है। ठीक है ना, बीच में बहुत बड़ा इनके डिस्टेंस है, गैप है,
ठीक है ना, एक दूसरे चिपके नहीं हुए, झुंड नहीं बना रखा, दूर दूर हैं, तो उसको बोलेंगे ट्रीज़ जो है वो स्कैटर्ड है। और इसमें एक खासियत और होती है कि यहाँ पर जो इनकी जड़ें होती है ना वो डीप तक, जो मिट्टी में बहुत ही गहराई तक अपनी जड़ों को पानी चूसने के लिए ज़मीन में डालती हैं, ठीक है ना, जिनकी जड़ें लंबे तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पानी नहीं है, तो जड़ें क्या करती हैं, ढूंढती हैं पानी, कि यहाँ पानी नहीं मिला, चलो और अंदर चलो, और अंदर चलो, और अंदर चलो, तो नीचे ज़मीन तक जो है पानी ढूंढने के लिए इनकी जड़ें लंबी हो जाती हैं, यानी कि पानी यहाँ पर बहुत कम होता है। समझ में आ चुका? क्या कम होता है? यहाँ पर पानी की कमी के कारण जड़ें जो हैं काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं। चलो और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमने पढ़े हैं पेड़, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। इनकी जो स्टेम यानी कि जो तना है वो कैसा होता है, सक्लेंट टू कंसीव वाटर, यानी कि यहाँ पर इनके तने में पानी होता है, ठीक है ना, तने में क्या होता है, पानी होता है। तो ये अपने जो पानी है उसको स्टेम में कंजर्व कर लेती हैं, ठीक है, किसमें, अपनी तने में उसको पानी को भर लेती हैं। अब यहाँ की जो पत्तियाँ हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो स्कैटर्ड हैं, रूट्स इनकी बहुत ही लंबी हैं, यानी कि जड़ें बहुत नीचे ज़मीन तक जा रही हैं। इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, पत्तियाँ इनकी मोटी होती हैं और छोटी होती हैं, क्योंकि पत्तियों में भी ये लोग क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं, क्योंकि इनको पानी नहीं मिलता। अब क्यों करते हैं, अब वो छोटी क्यों करते हैं, जिससे कि वाष्पीकरण कम हो। अब एक पत्ती है, एक पत्ती बहुत बड़ी है, ठीक है, ये पत्ती है जो कि बहुत बड़ी है, ठीक, और एक पत्ती मैंने बता दी छोटी सी ऐसी और मोटी सी बना दी, ठीक है। अब आप बताओ इसमें से पानी ज़्यादा ऊपर की तरफ उड़ेगा, इस पत्ती में से, या फिर इस पत्ती में से उड़ेगा? सीधी सी बात है, इसी में से उड़ेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है, यानी कि इसका एरिया बड़ा है, और इसका जो एरिया है वो छोटा है। तो इसीलिए ये जो पेड़ पौधे होते हैं अपनी पत्तियों को छोटा कर लेते हैं, स्मॉल कर लेते हैं, जिससे कि वाष्पीकरण कम हो। देखो कितने समझदार हैं ये पेड़ पौधे, क्योंकि यहाँ पानी ही नहीं है, तो इन्होंने क्या करा कि इवेपोरेशन को कम करने के लिए अपनी पत्ती का साइज़ छोटा कर लिया, ठीक है। अब हम इसे नहीं भूलेंगे कि ये कौन से एरिया का है, ये है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, कटीले वन तथा झाड़ियों का है, ठीक है। अब यहाँ के एनिमल्स भी देख लेते हैं, यानी कि जानवर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जानवर कौन से हैं, रैट यानी कि चूहा है, ठीक है, रैट, माइस, रैबिट खरगोश है, लोमड़ी है, ठीक है, टाइगर, कैमल, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी है। चलिए अब है फोर्थ वाला, फोर्थ है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्णपाती वन। अब देखो पर्वतीय वन, क्या है ये, पर्वतीय वन, जो कि एक पर्वत पर पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो पर्वत पर हम कैसे पढ़ेंगे इसको, जैसे मानिए ये पर्वत है। अब आपको पता होगा, आप कभी कश्मीर गए होंगे, है ना, तो जब हम नीचे नीचे के एरिया में हमारी गाड़ी चलती है तब वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा मतलब ज़्यादा कम नहीं होता, ज़्यादा हमें ठंड नहीं लगती। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाते रहते हैं, है ना, ऊंचे पहाड़ों की तरफ जब जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर और नीचे आ जाता है, हमें और ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, फिर और नीचे, फिर और नीचे, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कम आने लग जाता है। और बहुत ऊंचाई पर हमें क्या दिखती है, बर्फ़ दिखती है ना, है ना। कई बच्चे गए भी होंगे ऐसे उसमें, तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो बस यहाँ पर भी वही है कि जो पेड़ पौधे जितनी हाइट पर हैं, जितनी ऊंचाई पर हैं, तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वहाँ की जो वनस्पति है उसके अंदर डिफरेंस आ जाते हैं, उसके अंदर अंतर आ जाते हैं। तो बस हम यहीं पर ये चीज़ समझेंगे। अब देखो इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं यहाँ से। अब देखिए, आप देखो जैसे जैसे हम लोग माउंटेन्स यानी कि पर्वतों पर हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमारा तापमान क्या होता है, कम होता चला जाता है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई बढ़ते रहने से धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता रहता है, और उसी चेंज के अकॉर्डिंग नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आते रहते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये हमने पहाड़ माना है यहाँ पर, एक मिनट, ये जो है ये एक पहाड़ है, ये उसकी हाइट है,
ये देखो, ये क्या है, ये एक पहाड़ है। ये पहाड़ पे हम लोग ऐसे ऊंचे जा रहे हैं। अब यहाँ तक हमने करा, यहाँ तक, फिर इसके बाद इसकी ढलान आ जाएगी। अब इस पहाड़ की इस हाइट पे हम लोग पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग हैं नीचे। तो नीचे की तरफ जब हम 1000 से 2000 मीटर पर होंगे तब किस तरह के फॉरेस्ट यानी वन पाए जाएंगे? वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे, ठीक है ना। कैसे पाए जाएंगे? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ये है एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, यानी कि ओक और चेस्टनट वाले पौधे पाए जाएंगे। चलिए अब थोड़ा और ऊंचाई पर चलते हैं। और ऊंचाई पर हम आ गए, तो हम आ गए 1500 से 3000 मीटर पर आ गए। अब 1500 से 3000 मीटर पर आने पर यहाँ पर हमारा जो वेजिटेशन है, वनस्पति बदल जाएगी। वो हो जाएगी टेम्परेट फॉरेस्ट की, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन में वो बदल जाएगा, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधीय वन में कौन से होंगे पेड़? तो यहाँ पर होंगे कॉनीफेरस ट्रीज, यानी कि शंकुधारी, ठीक है ना। शंकुधारी कैसे होते हैं? ऐसे, एक शंकु की तरह, ठीक है। शंकुधारी वाले आ जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं पाइन, देवदार, सिल्वर फर और सेदार, ये हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। जब हम और ऊपर गए तो यह है 3600 मीटर से ज़्यादा की हाइट पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के मैदान। अब यहाँ पर कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका आता है सिल्वर फर आता है, ठीक है। पाइन के पेड़ आते हैं, जूनिपर्स आता है, एल्पाइन वेजिटेशन आता है, ठीक है। समझ गए? यहाँ पर इस तरह के पाए जाते हैं। फिर और ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर स्नो लाइन आ जाएगी, यानी कि हिम रेखा, यानी कि अब यहाँ पर जो है आपको बर्फ़ दिखेगी कि यहाँ से की ऊंचाई पर पूरे पहाड़ पर क्या है? पूरे पहाड़ पर बर्फ़ है। तो जहाँ से ये जो बर्फ़ की लाइन शुरू हो जाती है ना, इसको हम बोलते हैं हिम रेखा। क्या बोलते हैं? हिम रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है, स्क्रब्स और श्रब्स, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ में आ चुका है आपको? ये देख लीजिए, इसको मैंने छोटा कर दिया है। तो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जो है अच्छे से गो थ्रू होना है इसमें, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, अच्छा देखो एक चीज़ और है इसके अंदर, एक मिनट इसको यहाँ कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ और है। अब देखो जैसे जैसे हम लोग, ये जो मैंने भी आपको यहाँ पर हिम रेखा बताई है, ये वाली है ना, तो जैसे जैसे हम लोग हिम रेखा के निकट जाते हैं ना, तो यहाँ पर वृक्षों के आकार और भी छोटे हो जाते हैं। अभी हमने ये पढ़ा है कि वृक्षों के आकार जो हो गए छोटे हो गए और चेंज हो गए। और एंड में क्या होता है कि यहाँ पर अल्पाइन घास के मैदान आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अल्पाइन घास के मैदान, ठीक है। अल्पाइन घास के मैदानों में ये जो झाड़ियाँ जो हैं ये इसमें विलीन हो जाती हैं। नीचे झाड़ियाँ हैं, ऊपर मैदान हो गए, तो ये इसमें विलीन हो गई, ठीक है। अब इनका जो उपयोग होता है तो वो जातियाँ कौन कौन सी हैं? वो हैं घुमक्कड़ और बकड़वाल। ये जातियाँ इनका यूज़ कर लेती हैं, ठीक है। इन जातियों को देखो, गुज्जर, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गुज्जर, और एक है बकरवाल, ठीक है। तो ये दो जातियां हैं, इन जातियों को घुमक्कड़ प्रजाति बोला जाता है। ये इन चीज़ों का, इन एरियाज़ का यूज़ कर लेती हैं अपने पशुचारण के लिए, यानी कि अपने पशुओं को यहाँ पर ये चराने के लिए आती हैं, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए आती हैं? अपने पशुओं को चराने के लिए आती हैं ये। तो घुमक्कड़ प्रजाति कौन सी हो गई? गुज्जर और बकरवाल हो गई। और ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो आपको मोसिस, कौन से पेड़ पौधे मिलेंगे? आपको मिलेंगे मोसिस और मिलेंगे लाइकन्स, ये मिलेंगे। तो टुंड्रा वेजिटेशन में ये पाया जाता है। जो टुंड्रा वेजिटेशन है एंड में यहाँ पर, ये टुंड्रा वेजिटेशन में क्या होता है? ये है मोसिस और लाइकन्स, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी प्रजातियाँ हैं यहाँ पर, जातियाँ। तो ये है गुज्जर और बकरवाल, अपने पशुचारण के लिए इन वाले एरियाज़ को यूज़ करती हैं। चलिए चलते हैं नीचे। अब यहाँ पर एनिमल कौन से पाए जाते हैं, यानी कि जानवर कौन से पाए जाते हैं? कॉमनली कौन से जानवर हैं? तो देखो ये है कश्मीरी महामृग, क्योंकि आपको पता है ये एरिया वैसे भी कश्मीर के पास ही आएगा। तो कश्मीर का महामृग है, यानी कि कश्मीर का स्टैग है, ठीक है। चित्रा हिरन है, स्पॉटेड डियर है, जंगली भेड़ है, वाइल्ड शीप है, जैक है, रैबिट यानी खरगोश है,
ठीक है। तिब्बतियन एंटीलोप यानी तिब्बत में पाया जाने वाला बारहसिंगा हिरन है, ठीक है। याक है, याक हो गया। स्नो लेपर्ड यानी कि हिम में पाया जाने वाला तेंदुआ, बर्फ़ में पाए जाने वाले तेंदुओं की बात हो रही है यहाँ पर। गिलहरी भी पाई जाती हैं, रीछ है, एक्सेट्रा है, और भी कई सारे जानवर हैं। तो ये जानवर पाए जाते हैं इस माउंटेन फॉरेस्ट में यानी कि पर्वतीय वन में, ठीक है। चलिए अब है हमारा लास्ट वाला टाइप है वेजिटेशन का, ये है मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी कि मैनग्रोव वन। अब हम मैनग्रोव वन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैनग्रोव वन के बारे में। देखो मैनग्रोव कहाँ पर है? मैनग्रोव है कोस्टल एरियाज़ में, यानी कि ये जो वनस्पति है ये तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं। देखो तटीय क्षेत्र कौन से है हमारे देश का? ये वाला, ये जो एरिया है ना, ये जहाँ पर तट है, तो ये यहाँ पर ये वाली वनस्पति पाई जाती है। तो ये है कोस्टल एरियाज़ में हो गए। अब यहाँ पर टाइड्स, मड्स एंड स्लिट्स, ये सिल्ट इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटा आते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है इस वाले एरिया की, ठीक है। अब इनकी जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं, सीधी सी बात है। तट के पास है ना, तट के पास है तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होगा, तो बस इनकी जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। चलिए और देख लेते हैं अब इसका एरिया कौन सा होगा, यानी क्षेत्र कौन सा होगा। एक तो हो गया आपका गंगा का डेल्टा, ठीक है। एक हो गया महानदी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, गोदावरी और कावेरी का डेल्टा, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा वाले भाग में ये वनस्पति मिलती है। और देखो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी वन गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुंदरी वन का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब और देख लेते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स यानी जानवरों को भी देख लेते हैं। तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर। प्रसिद्ध जानवर कौन कौन से हैं? रॉयल बंगाल टाइगर है, फेमस एनिमल है ये, ठीक है। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप हैं। तो हमने ये पाँचों की पाँचों प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक मैप में देख लेते हैं, ठीक है। मैप में देख लेते हैं। तो देखिए ये है मैप। ये किस चीज़ का मैप है? ये मैप है वनस्पति के प्रकारों का। जो अभी हमने 5 तरह के प्रकार पढ़े हैं ना वनस्पति के, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो हम ये वही 5 तरह के जो वन है उसको हम लोग अपने यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। किस में देखेंगे? मैप में देख लेंगे। तो ये टाइप ऑफ वेजिटेशन है। देखो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये उसका एरिया कौन सा होगा? ये जो नीले रंग का पेन है ना, ये वाला, देखो ये नीला नीला हो गया, ये वाला एरिया हो गया, और ये पूरा एरिया हो गया, ये वाला पूरा एरिया। तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है नीला वाला क्षेत्र, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस में ये वाला एरिया आएगा जहाँ पर कोई रंग नहीं है, वाइट कलर है ना, ये वाला। तो ये आ जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब तीसरा है माउंटेन। देखो माउंटेन कहाँ पर था? जो था पर्वतों में, और पर्वत हमारे कहाँ पर है? वो है इन वाले एरियाज़ में, ये वाला एरिया। तो ये हो गया हमारा माउंटेन यानी कि पर्वतीय वन, ठीक है। चौथा है हमारा मैनग्रोव। देखो मैनग्रोव का ये वाला है, जामनी रंग का जो है, ठीक है। तो मैनग्रोव का ये है, ये हो गया मैनग्रोव वन हो गया। अब पांचवा है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो ये है पीला वाला, ये वाला क्षेत्र और ये वाला है क्षेत्र, यानी कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना है और इसको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो या फिर चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए तो हमने सारे पढ़ लिए, पांचों के हमने प्रकार देख लिए और पांचों का हमने क्या देख लिया? हमने मैप में जो भी एरिया था वो हमने एक साथ इसका देख लिया। अब देखिए, अब है वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मतलब क्या है? वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखियो
जो जिस तरह से हमारा जो वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पति डिफरेंट वैरायटीज़ की थी, बहुत सारी इसकी वनस्पति की डाइवर्सिटी थी, इसी तरह से वन्य प्राणियों की भी डाइवर्सिटी है। ठीक है ना, वन्य प्राणियों की भी क्या है, डाइवर्सिटी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो जीव हैं, ठीक है, क्या है यहाँ पर जीव हैं, तो वो लगभग उसकी 90,000 प्रजातियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, यानी कि एनिमल की बात हो रही है यहाँ पर, जीव का मतलब हो गया एनिमल, तो एनिमल की हो गई 90,000 स्पीशीज़ यानी कि प्रजातियाँ हो गई। ठीक है, अब अगर मैं बर्ड की बात करूँ यानी कि पक्षियों की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं बर्ड की बात करूँ तो वो हैं 2000 स्पीशीज़ पक्षियों की हैं। ठीक है, कितनी है, पक्षियों की हैं 2000। अब ये जो है टोटल अगर पूरे विश्व का देखें तो ये 13% वर्ल्ड के टोटल का बनाती हैं, 13% है ये। ठीक है, अब इसमें आती है फ़िश यानी कि मछली को अगर हम देखें तो 2586, देखो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये इतनी स्पीशीज़ हैं हमारे यहाँ पर किसकी, मछली की। और ये अगर हम पूरे विश्व में देखें तो पूरे विश्व के हिसाब से 12% है। ठीक है, चलिए, और अगर हम देखें वर्ल्ड के एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, तो इनके क्या आते हैं, यानी कि उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी जानवर, उनका है सिर्फ 5 से 8%, इतना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये आंकड़े देख लिए। अब हम देख लेते हैं अलग से देख लेते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं। तो पहला है हमारा एलिफेंट यानी कि हाथी है। देखो हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, यानी कि फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, अब अगला है वन हॉर्न राइनोसरस की बात हो रही है, यानी कि एक सींग वाला। वन हॉर्न का मतलब क्या हुआ कि जिसका एक सींग है। ठीक है, और राइनोसोर क्या होते हैं, गैंडे होते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं, पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। लिव इन द स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। चलो अब देख लेते हैं वाइल्ड एस और कैमल कहाँ मिलते हैं, यानी कि जंगली गधे और ऊँट। ये ऊँट आएगा, ऊँट कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कच्छ के रन में और थार मरुस्थल में, रन ऑफ कच्छ और थार मरुस्थल। ठीक है, अगला है हमारा, अब देखिए ये हमने जानवर पढ़ लिए। अब देखो इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, वो ऐसी अकेली कंट्री है, ऐसा अकेला देश है पूरे विश्व में जिसमें कि दोनों टाइगर्स एंड लॉयंस यानी कि शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो अब यह है भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। ठीक है, जो नेचुरल हैबिटेट है ना इंडियन लॉयन का, वो नेचुरल हैबिटेट कौन सा है, वो है गिर फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। चलो आगे देख लेते हैं। अब है टाइगर फाउंड इन, टाइगर कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में है टाइगर। और सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल में है, हिमालय रीजन में है, यानी हिंदी में देखें तो टाइगर को बाघ बोलते हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखो लद्दाख जो कि बहुत ही बर्फीला और ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पे देख लेते हैं कौन से जानवर मिलते हैं। तो याक हो गया, वाइल्ड ऑक्स हो गए, तिब्बतन एंटीलॉप हो गया, बहराल हो गया, क्यांग है, रेड पांडा भी मिलता है। याक, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंगा, और भारत में है नील भेड़, कियांग, तिब्बती जंगल गधे। अब देखो इन द रिवर्स एंड लेक्स, अब हम रिवर्स और लेक्स में देख लेते हैं और कोस्टल एरियाज में देख लेते हैं। वहाँ पर है टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल, ये पाए जाते हैं। और घड़ियाल जो है वो एक ऐसा अकेला है विश्व में जो कि भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, तो देखो नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। अब देखो अब बर्ड्स देख लेते हैं, यानी कि पक्षी। तो पक्षी कौन कौन से हैं, पिकॉक्स, पीजेंट्स, ये डक्स, पैराकीट, क्रेन, पिजन यानी मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर, ये सब पाए जाते हैं। अब हर स्पीशीज़ का एक रोल होता है हमारे इकोसिस्टम में, यानी कि प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में एक योगदान है, इसीलिए उनका जो संरक्षण है ना वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है ना, तो यहाँ संरक्षण की बात कही गई है, बहुत अनिवार्य है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1300 जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो हमारे यहाँ पर एंडेंजर में है, यानी कि उन पर संकट छाया हुआ है।
ठीक है, और 200 प्लांट की स्पीशीज़ 20 प्लांट की स्पीशीज़ जो पादप की जो प्रजातियां हैं वो तो विनष्ट हो चुकी हैं, वो ख़त्म एक्सटेंट हो चुकी हैं, अब नहीं मिलती। ठीक है, अब इनके भी अब ऐसा हुआ क्यों है कि कुछ संकट में हैं, कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो देखो उनके कारण कौन कौन से हैं। उनके कारण है हंटिंग, यानी कि लोग शिकार करते हैं, और शिकार किसके लिए, व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पसेस, यानी व्यवसाय के लिए। उनके खालों को, सींगों को, दांतों को उनका कमर्शियलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, कमर्शियल पर्पस के लिए, व्यवसाय के लिए उनको बेच देते हैं। ठीक है, एक कारण ये हो गया। दूसरा हो गया पोल्यूशन। अब पोल्यूशन कैसा, जैसे कि जो बहुत सारी जो है फैक्ट्रियां हैं, है ना, या फिर जो उनमें से धुआं निकलता है, नहीं तो फिर नदियों में कूड़ा करकट फेंक देते हैं। ठीक है, अब इसी धुएं वगैरह से क्या होता है, एसिड डिपोजिशन भी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं तेजाबी जमाव है। अब इतना ज़्यादा एसिड आएगा तो बुरा सा तो डालेगा ही। ठीक है ना। और दूसरा है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, की कुछ एलियन स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि वो हमारे यहाँ पे रहने वाले जो हमारे डोमेस्टिक जानवर हैं उनको ख़त्म करने की तादाद पर ले आती हैं, उनके लिए बहुत परेशानी पैदा कर देती हैं। तो एक कारण ये भी है। ठीक है, और लास्ट है हमारा फॉरेस्ट कटिंग, यानी कि वनों की अंधाधुंध कटाई। अब वहीं पर तो सारी डाइवर्सिटी है, प्लांट की, है ना, पौधों की विविधता है, एनिमल्स की विविधता है, यानी कि जानवरों की विविधता है। तो जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो ये तो बेचारे मर ही जाएंगे। तुम किसी का घर ही तोड़ दोगे, उजाड़ दोगे, तो फिर वो जानवर तो मर ही जाएगा धीरे धीरे। तो बस ये थे, ये हमने कारण पढ़ लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म, ये चैप्टर होता है ख़त्म। ये जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 5 हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उसको लाइक भी कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आपको ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ खूब सारी मिलेंगी, आपका सिलेबस भी कवर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।